ये हिस्ट्री का फंडा बड़ा ही खतरनाक है। हिस्ट्री लोगों को समझ में नहीं आती है, खासकर क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। क्लास 11th और 12th के बच्चे जो हाल फिलहाल अभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान लेके आया ई पाठशाला चैनल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए कंप्लीट सीरीज दी गई है। इस कंप्लीट सीरीज में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद एग्जांपल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज और सारे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट हमने आपके लिए तैयार की हुई है। आप जल्द से जल्द इन सारी चीजों को वॉच आउट करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं। इस ऐप पे आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होने वाला है। सो आप वेट किस चीज का कर रहे हैं, जल्द से जल्द जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, ये सारा एक्सेस आपको वहां पे मिलने वाला है। चैप्टर में वो सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करी जाएगी जो पेपर के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, और साथ में ये चीज आपको किस तरीके से आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट है तो हिस्ट्री के पार्ट में हम इसे हिस्ट्री की तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े तो आप हमें इन सभी प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज और साथ में ट्विटर, जहां पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है चैनल के रिगार्डिंग में। तो अभी तक आपने जो चैप्टर पढ़ा है हिस्ट्री का, उसमें आपने काफी हद तक ये चीजों को एनालाइज कर लिया होगा कि हमारे इंडिया के अंदर जब 1947 की हमें आजादी मिल रही थी भारत और पाकिस्तान की, तो ऑफ कोर्स सडन पार्टीशन हुआ था। और हमें पता है कि पार्टीशन की वजह से, किस वजह से, मोहम्मद अली जिन्ना का एक रीजन बोला जाता है कि हम लेके रहेंगे आजादी, टू नेशन थ्योरी हुई और उथल पुथल का माहौल जो था वो काफी लंबे समय तक चलता रहा। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि 1942 से तो काफी हद तक स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि 1939 में फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। उसके बाद हमने सोचा कि अंग्रेज कहीं ना कहीं हमारी मदद करेंगे आजादी के लिए, कि हमने कहा कि हम उनको सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर मदद करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने हमारी नहीं सुनी कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो हमें आजादी दे देंगे, पर उन्होंने हमें आजादी देने की बात नहीं कही थी। दैट इज हमने 1942 के अंदर, 8 अगस्त 1942 के अंदर हमने भारत छोड़ो आंदोलन की बात जो थी शुरुआत कर दी। भारत छोड़ो आंदोलन की जब हमने मुहिम छेड़ दिया तो उसके बाद अंग्रेज जो थे कहीं ना कहीं काफी हद तक घबराए हुए थे। हमारे इंडिया के अंदर क्रिप्स मिशन जो था ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, जब हमारे पास ये देखने को मिल रहा था कि पूरे भारत में एक आंदोलन चल रहा है, तो क्रिप्स मिशन ने सोचा कि ठीक है, इस माहौल को खत्म करने के लिए चलिए गांधी से बातचीत करी जाए। लेकिन गांधी जी ने कहा कि आप लोग क्या कहते हैं, जो भी आपका सिक्योरिटी क्या कहते हैं विभाग है, उसके अंदर इंडियंस की भी कहीं ना कहीं रजामंदी होनी चाहिए, इंडियन की पोस्ट होनी चाहिए। बट ऑफ कोर्स क्रिप्स ने इस चीज के लिए मना कर दिया। दैट इज ऐसा नहीं हो पाया। तो उथल पुथल का माहौल काफी लंबे समय से था। हमें पता है कि पार्टीशन की वजह से पूरे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर काफी हेटेड वाला माहौल रहा, काफी घृणा, यादों से भरा हुआ माहौल रहा। सीमाओं के उस पार इस पार बहुत लोग आए गए, बहुत बड़ी दिक्कत रही, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि काफी कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट जो थे, हमें मतलब काफी नफरत जो चीजें, सांप्रदायिक संघर्ष जो थे, हमें वो भी देखने को मिला। और हमें इस दौरान बहुत नफरत देखने को मिली, लोगों के यादों के अंदर हिंसा इतनी ज्यादा भर गई थी जिसका सोच पाना बहुत मुश्किल था। और ऐसा कहा जाता है कि पार्टीशन के पीछे बहुत सारे रीजन बोले जाते हैं कि शायद से अगर मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी की बात नहीं कही होती तो शायद से पार्टीशन नहीं होता, या इवन लॉर्ड माउंटबेटन अगर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि हम भारत और पाकिस्तान को अलग नहीं कर रहे तो भी शायद से ऐसा नहीं होता। और साथ में अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बनने की बात ना कर रहे होते तो भी शायद से ऐसा नहीं होता। बट किसी न किसी कारणवश कुछ ना कुछ कहानियां बनती रही, तो उसके बारे में हम बिल्कुल पर्टिकुलर तो नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली ऐसे रीजन ही हो सकते हैं या होंगे। लेकिन हमें समझना यह है कि पार्टीशन जो हुआ था उसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था पार्ट में। उसके बाद हमें पता था कि भारत को पूरी तरीके से 14 तारीख को क्या कहते हैं पाकिस्तान को आजादी मिली, और 14 ही तारीख की रात को 12 बज के कुछ मिनट के बाद हमने 15 तारीख जो लग जाती है तो उस दिन हमने भारत ने आजादी ले ली। भारत में उस टाइम पीरियड पर जवाहरलाल नेहरू जी पहले पीएम बने थे और उन्होंने ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी कि नीति के साथ प्रयास या नीति के साथ मिलन एक स्पीच दी, जिसे हम अर्धरात्रि का सूर्योदय भी बोलते हैं। लोग सो रहे थे लेकिन हमारा भारत देश आजाद हो चुका था, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। इस तरीके से नेहरू जी देश के पहले पीएम बने, और उसके बाद हमारे देश के सामने ये बात सामने नेहरू जी के टाइम पीरियड पे कि हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कंट्री बनी रहेगी, लोकतांत्रिक देश बना रहेगा। क्योंकि इसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से सभी के गोल्स के बारे में सोचेगी, सोसाइटी में जो पुअर क्लास है, जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, उनके हितों के बारे में बात करेगी और उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत होगी। इसलिए हमारे भारत में
15 अगस्त की आजादी के बाद कहा गया कि हम 3 मेजर प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे, और 3 मेजर प्रॉब्लम आपने पॉलिटिकल के अंदर भी काफी हद तक पढ़ लिया था, नेशन बिल्डिंग, एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट एंड द वेलबींग फॉर द एंटायर सोसाइटी। अब क्योंकि एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का एस्टैब्लिशमेंट करना है, लोकतंत्र का स्तंभ, एक पिलर बनाना है अगर हम लोगों को, तो ऑफ कोर्स हमें सोचना पड़ेगा किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आए। तो इसीलिए हमने सोचा कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ हमें फिर सही तरीके से इसको सही डायरेक्शन में लेके जाना है। इसीलिए हमारे भारत के अंदर ऐसा कहा जाता है कि हमारे भारत का संविधान जो है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाया गया था, जिसमें 299 लोगों की बातचीत हुई थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा बना 26 जनवरी 1950 के अंदर कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना ये, और आज भी सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये शायद से इसलिए इतना बड़ा बन पाया क्योंकि हमारे भारत के अंदर, हमारे भारत का आकार भी विचित्र है, और हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी, अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय, भाषा, रेस, रंग भेद, सब लोग हमारे भारत के अंदर अलग अलग तरीके से रहते हैं। दैट इज वाई हमें भारत में हर क्लास के बारे में सोचना था। दैट इज वाई इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसकी शुरुआत 1946 से हुई थी और 1949 में जाके दिसंबर में खत्म हुई। 26 जनवरी 1950 में हमने इसको इसलिए लागू करा क्योंकि इसके पीछे हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड रीजन बोला जाता है, लेकिन वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। बस हमें इतना जानना है कि 165 सिटिंग्स हुई थी। 165 सिटिंग्स का मतलब होता है 165 बैठकें हुई थी, और 11 सत्र टोटल बुलाए गए थे, जिसमें हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था। इस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट कमेटियों ने अपना रोल दिया, जिसमें से ड्राफ्टिंग कमेटी, झंडा कमेटी, प्रारूप समिति और न जाने कितनी 11 कमेटियां, 8 कमेटियां टोटल थी। उन सभी कमेटियों ने अपना अपना क्या कहते हैं रोल दिया। फाइनली हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में लागू करा, और इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कुछ दिन के अंदर आने वाला है। ये हमें अच्छे तरीके से पता है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक चीज नहीं देता। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कुछ देता है हमें। सभी को यूनिवर्सल अडल्ट पंचायत के हिसाब से वोट डालने का अधिकार है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, नागरिकों को न्याय देना, समानता और समता के बारे में सोचना, ये सारी चीजें ऐसी है जो हमारे संविधान के अंदर आपको पैदा होते ही मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई फॉर्म भरना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। आप बस भारत में पैदा हुए और आपको ये चीजें सारी की सारी चीजें आसानी से मिल जाएगी। तो सोचिए ये चीजें कितनी ज्यादा जरूरी है हमारे भारत देश के लिए। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 299 लोगों ने मिलकर 26 नवंबर 1949 के दिन पूरा कर दिया था। पूरा इस दिन हमने कर दिया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 के दिन इसे हमने लागू करा। लास्ट मीटिंग 25 जनवरी 1950 में बैठी थी, और इसके पीछे एक कहानी है। अब कहानी क्योंकि मैंने बताया था कि 1946 से इसके कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत हुई थी, और 1949 तक ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए लगे थे। तो उसका सफर कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। सबसे पहले 1946 के अंदर चुनाव की बात कर लेते हैं। कांग्रेस को वोटिंग मिली थी, कांग्रेस को 93% की वोटिंग मिली थी, और इसने काफी हद तक लोगों के वोट को कैप्चर करा था। मुस्लिम लीग भी सीटें जीती थी, लेकिन क्या कहते हैं जहां जहां पे मुस्लिम की रिजर्व कम्युनिटी थी या रिजर्व सीटें थी, वो वहीं पे जीत पाई थी। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि मुस्लिम ने 30 सीटों को रिजर्व करा था। 86% ऑफ मुस्लिम वोटों को उन्होंने जीत लिया था, लेकिन हाईली इलाकों में ये देखने की कोशिश करी गई थी कि कांग्रेस का बोलबाला ज्यादा इलाकों में था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग में सिर्फ मुस्लिम लीग ही ऐसी एक सोलो स्पोक पर्सन पार्टी बनी थी जो भारतीय मुसलमानों के बारे में बात कर रही थी या उनके अधिकारों की बात कर रही थी। टोटल 10 से 12% लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के पाले में सबसे ज्यादा वोटें पड़ी थी। लेकिन क्योंकि वोटें पड़ी थी तो उसके बाद लेजिस्लेचर के इलेक्शन होने थे, वो तो प्रोविजनल इलेक्शन थे। लेजिस्लेचर के इलेक्शन होने के बाद भी कांग्रेस को काफी हद तक हर जगहों पे जीत मिली थी। भारत के अंदर अब बात आई कैबिनेट मिशन बनाने की। कैबिनेट मिशन बनाने के लिए ब्रिटेन की तरफ से 3 बंदों को भेजा गया। लॉरेंस करके इनका नाम है, अलग अलग नाम है, अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 3 बंदे कौन थे। ये 3 बंदे कौन थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब ये 3 बंदे आपको बताना है कि तो इन 3 बंदे कौन थे। इन्होंने रिकमेंडेशन दी। इन्होंने कहा कि अगर आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बनाना जरूरी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही तय करेगी किस तरीके से संविधान को बनाया जाता है। इसके लिए इन्होंने एक राय दी। इन्होंने कहा कि ऐसा कर सकते हैं कि पूरे प्रिंसली स्टेट्स और साथ में जितने भी ब्रिटिशर्स के इलाके हैं उन इलाकों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और वहां पे जनसंख्या के हिसाब से प्रिंसली स्टेट को और नॉर्मल जनता को, और साथ में हर किसी मुस्लिम, सिख और जनरल कैटेगरी के लोगों को आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। इस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशन से टोटल क्या कहते हैं 389 लोगों को चुना और 26 लोगों को
ब्रिटिश इलाकों से, जो कम से कम 11 प्रोविजन से वहां से निकाला, और साथ में 565 रियासतों में से हमने 93 लोगों को चुना। तो इस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर भी रिजर्वेशन देने की बात करी थी। मुस्लिम लीग के लोगों को उस टाइम पीरियड पे भी चुना गया था, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसे बोलते हैं प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली, और साथ में एकल हस्तांतरीकरण वोट, इस वोट के तहत लोगों को चुना जा रहा था। इसके बारे में मैंने हिस्ट्री वाले 14 चैप्टर के अंदर पहले से एक्सप्लेन करा हुआ है कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, रिजर्व वोटर्स कैसे वोट करते हैं। उसके बारे में आपने 11th क्लास में पॉलिटिकल में मुझसे पढ़ा होगा, इसमें मैंने किस तरीके से बताने की आपको कोशिश करी है। अब यहाँ पे हमने सेम यही मेथड क्या कहते हैं, प्रिंसली स्टेट के लोगों को भी चुनने के लिए बनाया था, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों को भी संविधान बनाने में मौका मिल सके। इस तरीके से टोटल 15 प्रोविजंस में से, क्योंकि 1947 तक हमारे पास टोटल 15 प्रोविजंस हो चुके थे। प्रोविजंस का मतलब आज जैसे राज्य है ना हमारे, उस टाइम पे 15 प्रोविजंस हमारे अंग्रेजों के अंडर में थे। 4 प्रोविजंस चीफ कमिश्नर प्रोविजन प्रांत से 4 लोगों को चुना गया था, और 292 लोगों को 11 प्रोविजंस के इलाकों से चुना गया था। इस तरीके से हम देख सकते हैं 296 जो थे वो इन लोगों को चुना गया, जो हमारे प्रोविजंस भारत के थे, प्रिंसली स्टेट्स को हटा के इन लोगों को चुना गया। इसमें से मोस्टली लोग जो थे वो मुस्लिम कैटेगरी के नहीं थे, ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के हमें देखने को मिल रहे थे। अब क्योंकि उसमें कांग्रेस पार्टी के ज्यादा थे, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि भाई मैं इस बैठक में भाग नहीं लूंगा। बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था, और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की पार्टी को वहां से निकाल दिया, बाइकआउट कर दिया कि ये पार्टी जो है, या ये जो बैठक है ये जो बैठक है संविधान सभा की, ये तो सिर्फ हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रही है। बाद में ये आंकड़ा 211 से 299 हुआ, जब फाइनली हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो रहा था। लेकिन क्योंकि कांग्रेस जो है अपने आप में ही बहुत बड़ी पार्टी है, इसीलिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ संविधान सभा के अंदर 82% सदस्य जो थे कांग्रेस पार्टी के थे। अब सोचिए, इस हिसाब से तो मोहम्मद अली जिन्ना सही कह रहे होंगे कि भाई वो तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, तो फिर इंडिया के मुसलमानों के बारे में तो सोचेगी नहीं। इसी वजह से क्या कहते हैं, ये इस पार्टी का इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बहिष्कार किया गया था। और देन फाइनली 9 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा की पहली मीटिंग बैठी, और उसके बाद कांग्रेस ने पूरी तरीके से देश को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जिम्मा सौंप दिया, और यहाँ पे कांग्रेस जो थी संविधान बनाने लगी। और इसमें बहुत सारे लोगों ने क्या कहते हैं इसमें अपने अपने बात रखी। अब किन लोगों ने क्या क्या बातें रखी, किन किन लोगों ने क्या क्या बातें इसमें रिकमेंड करी, वो 9 दिसंबर 1946 के बाद हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमें पता था कि देश में जब आज़ादी मिल गई थी तो ऑफकोर्स 2 पाकिस्तान बन गए थे, तो मोस्टली हिस्सा हिंदू बहुदल इलाकों में आ गया था, और कांग्रेस जो थी वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अभी हम इसमें ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि संविधान बनाते समय बहुत सारे लोगों की आवाजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्य आवाजें बहुत सारे लोगों की रही, बट सारी मैं नहीं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 299 सदस्य हमारे भारतीय संविधान को, यानी कि भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए लगे थे। 299 लोग, बहुत बड़ी बात है। पहली बैठक वी नो दैट 11 दिसंबर 1946 के दिन हुई थी। अब इस टाइम पीरियड के अंदर पहली बैठक होने के बावजूद भी हमारे देश में परमानेंट क्या कहते हैं चेयरमैन, जिसे मैं बोलूंगा, वो नहीं चुने गए थे। उस टाइम पीरियड में टेम्पररी चेयरमैन जो थे वो हमें देखने को मिल रहे थे, टेम्पररी चेयरमैन। और आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि टेम्पररी चेयरमैन इस टाइम पीरियड को कौन था, और 11 दिसंबर 1946 के दिन हमने परमानेंट चेयरमैन बना दिया था। चेयरमैन इन द सेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ना, उस असेंबली का सभापति कौन होगा, ठीक है ना, सभापति, उसे हम क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं, चेयरमैन बोल रहे हैं। ओके, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, तो किसी न किसी को तो मंत्रिमंडल चलाना पड़ेगा, या किसी न किसी को ड्राफ्टिंग कमेटी या जो भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ऐसा कहा जाता है कि मुख्य आवाजें कुछ सिलेक्टेड लोगों की ही हमें देखने को मिल रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और 2-4-3 और लोग भी थे, के एम मुंशी भी थे, और कुछ 3-4-7 लोग होंगे। गांधी जी नहीं थे, ऑफ कोर्स वो तो राष्ट्रीय पिता बने थे, तो उनकी एडवाइस ही जरूरी थी, लेकिन वो ऑफिशियली बिहाफ पे किसी भी चीज के सदस्य नहीं बने थे। और मेन बात ये चीज थी कि संविधान सभा में मुख्य आवाजों में से सबसे इंपॉर्टेंट आवाज जो बोली जाती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। ऑफ कोर्स ऐसा कहा जाता है कि हमारे राष्ट्रीय पिता जो है आपके, वो है आपके एम के गांधी जी। वी नो दैट एम के गांधी जी। अब एम के गांधी जी ने की वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को देश का विधि मंत्री, यानी कि आपको पता है कानूनी जो देख रेख के लिए होता है, उनको रखा गया था। अब यहाँ पे उस टाइम पीरियड में सबसे बुलंद आवाज इन्हीं की देखी गई थी, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक इंपॉर्टेंट रोल किया था
क्या कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ 7 सदस्यों को और जोड़ा गया था, 7 सदस्यों को जोड़ा गया था और 7 सदस्यों ने एक मसौदा तैयार करा था जिससे देश का संविधान रचा जा सकता है या देश का संविधान बनाया जा सकता है। तो उसके लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति में से एक थे। अब प्रमुख आवाजों में से यहाँ पे के एम मुंशी यानी कि जो होम मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे बने थे, और उसके बाद क्या कहते हैं आपके एडवोकेट जनरल ऑफ मद्रास फेसिलिटी अरदाली कृष्ण स्वामी अय्यर, ये 2 व्यक्ति और थे, और एक और बी एन राव करके भी 2 व्यक्ति थे जिन्होंने 3 साल लगभग लिए, 3 years अप्रोक्सीमेट। ऐसा कहा जाता है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर संविधान बनके तैयार हो गया था। ठीक है ना, ये हमारे जरूरी है एंड ऑफ कोर्स फिर 26 जनवरी को जाके इसको अप्लाई करा गया। लेकिन यहाँ पर हम ये जानना जरूरी कि जब संविधान बन रहा था तो उसकी सारी पब्लिक डिबेट्स जो थी ना, सारी पब्लिश हो रही थी वेरियस न्यूज़पेपर के अंदर, हर जगह पे पब्लिश हो रही थी ताकि लोग देख सके संविधान बनता हुआ कि संविधान किस तरीके से बन रहा है। पर बेसिक बात इसमें ये रही थी कि कौन सी लैंग्वेज इंडियन स्पीक करेंगे, कौन सी बोलेंगे। दूसरा, हमारे देश की राजनीति, इकोनॉमिक सिस्टम नेशन वाइड कैसा होना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन था। सिटीजन को कौन सी मॉरल वैल्यू सीखनी चाहिए, कौन सी छोड़नी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों के मन में बन रहा था और इसी वजह से सरकार ने इन सभी चीजों के ऊपर काम करने की कोशिश करी। संविधान के दर्शन में अगर देखें तो 13 दिसंबर 1946 से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था। अब ये चीज क्या है ये बताऊं मैं। देखिए, घर बनाने से पहले आपको देश का घर बनाने से पहले आपको घर का नक्शा बनाना पड़ता है। घर का नक्शा बनाओगे तो जाके आपको पता चलेगा कि नक्शे के अंदर कहाँ पे कौन सा रूम बनेगा, कौन से दरवाजे खुलेंगे, वगैरह वगैरह चीजें क्या क्या होंगी, वो हमें जानना 200% जरूरी होता है। अब अगर हमें वो चीजें नहीं पता होंगी तो सोचिए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाई वो नक्शे पता होंगे तो उसके बाद हमें समझ में ये आएगा कि भारत कैसा बनेगा। तो ये एक तरीके का प्रियम्बल जो था ना, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 के दिन जब ये परमानेंट चेयरमैन चुने जा चुके थे, तो परमानेंट चेयरमैन चुनने के बाद इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करने के लिए नॉर्मल सी चीजें थी, पूरा भारत हमारा होगा, हमारे साथ आना जो चाहता है वो आ जाए, लोकतंत्र होगा, सभी की भलाई के बारे में सोचा जाएगा, सभी को स्वतंत्रता समानता मिलेगी, ऐसी बेसिक बातें जो थी ना, बेसिक से बेसिक बातें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर बनाई गई। ये देखिए, जब की बात है जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, ये जब की बात है, आप देख सकते हो। अभी जब की बात है देश आजाद नहीं हुआ है फिर भी ये चीजें हो रही है, तो उसमें कितनी बड़ी बात है कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि ऐसी चीजें हो रही है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को माना जाता है कि 22 जनवरी 1947 के दिन इसको अपना लिया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि प्रेम्बल था, जबकि इस बुक की किताबों में सबसे शुरू में दिखाई को देखने को मिलता है। 13 दिसंबर 1946 के दिन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा था, लेकिन 15 अगस्त 1946 के दिन हम लोग आजाद हो गए थे और 29 अगस्त 1947 के दिन हम लोगों ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी हम लोगों ने बनाई थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड से आपको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे तो उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर अपना पूरा का पूरा संविधान बना के तैयार कर दिया था। यानी कि उनको एक फॉर्मेट मिल गया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को एक फॉर्मेट मिल गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में सिंपल सा बताया था कि पूरा भारत हमारा है तो हमें सभी के लोगों के बारे में सोचना जरूरी है ना। तो ये हुआ था और इस वजह से फाइनली हमारा देश एक तरीके से एक सही डायरेक्शन में चला। उसमें हमने सोवरेन रिपब्लिक की बात करी, कहा कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सारे सिटीजन्स को इक्वालिटी, जस्टिस और क्या कहते हैं फ्रीडम मिलेगा, इसकी गारंटी प्रियम्बल देता है, तो आपका संविधान भी देगा। और इसमें सेफगार्ड, सभी के सेफगार्ड के बारे में, चाहे वो माइनॉरिटीज ग्रुप के लोगों, बैकवर्ड क्लास के लोगों, सभी के बारे में समान सोचा जाएगा। तो ऐसा कुछ देना, एक महत्वपूर्ण संकल्प देना भारत में बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसकी वजह से हमारा संविधान का निर्माण हुआ और 15 अगस्त 1947 के दिन इंडिपेंडेंट डे मनाया गया। अब मेन बात ये थी कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो देश तो नहीं चलाते, बस संविधान बना रहे थे, क्योंकि ना तो कोई प्रधानमंत्री था ना तो कोई राष्ट्रपति था, लेकिन थे तो चेयरमैन थे, टेम्परेरी चेयरमैन थे और कुछ एमपी जो 10 या 12% के लोगों के द्वारा चुने गए थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लोगों की इच्छा यही थी कि फाइनली देश की अंतरिम गवर्नमेंट तो बने, तो देश की अंतरिम गवर्नमेंट की लीडरशिप संभाल थी जवाहरलाल नेहरू ने, आप देख सकते हो। फिर ऑब्वियसली यहाँ पे वो चुनाव ना हुए थे वो सब हमें पता है, लेकिन अंतरिम सरकार कहा जाता है कि जो ब्रिटिशर्स की अंतरिम सरकार थी वो यही थी। और यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर फाइनली ये सारे चेहरे आप देख सकते हैं, नाम सभी के लिखे हुए। अगर आप 15.6 पे अपना चित्र देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अंतरिम गवर्नमेंट के अंदर विभिन्न चेहरे कौन कौन पे देखने को मिल रहे थे। लेकिन मेन बात ये थी कि सोमनाथ लाहौरी एक व्यक्ति थे जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर ही थे। उन्होंने कहा था कि अगर आप पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स को निकाल फेंक रहे हैं,
पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स को निकालना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई पार्लियामेंट या ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई कैबिनेट को क्यों मंजूरी दे रहे हैं? क्योंकि हमने जो भी सिस्टम भी बनाया था, जिस तरीके से संविधान बनेगा, वोटिंग सिस्टम होगा, वो सब तो हमें अंग्रेजों ने ही तो दिया था। तो इसीलिए सोमनाथ लाहौरी कह रहे थे कि हमें अगर इंपीरियल इन्फ्लुएंस से निकलना है, यानी कि हमें शाही प्रभाव से निकलना है, तो हमें ये जो कैबिनेट हम लोगों ने बनाई है, इस कैबिनेट को खत्म करके अपनी खुद की कैबिनेट बनानी पड़ेगी। ऑफ कोर्स फिर बाद में आजादी के बाद हमने जब इलेक्शन किया था तो हमने बनाया था। वी आल्सो अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर सारे एस्पिरेशन और सारी चीजें कही गई थी कि आजादी से पहले भी लोगों ने बहुत सारे योगदान दिए थे स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, जस्टिस के लिए। जैसे कि हमने क्या कहते हैं जो आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ चैनल के ऊपर, उसके ऊपर मैंने पहले भी बता दिया था कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा था। तो उस हिसाब से सोशल रिफॉर्मर्स ने बहुत साल पहले भी, चाहे उसमें ज्योतिराव फूले हो, विवेकानंद स्वामी हो, या क्या कहते हैं आपके स्वामी विवेकानंद हो, या क्या कहते हैं आपके सरस्वती हो, तो ऐसे जितने भी लोग थे इन्होंने समाज के अंदर डेमोक्रेसी के लिए, इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए अपने अपने आइडिया जो थे स्ट्रगल दिए थे 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही, है ना। तो इसीलिए ये लोग हमारे जरूरी थे और इसी वजह से हमने देखा कि भारत के अंदर समय समय पे सरकार ने, जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक्ट लेके आए थे और ये सारे एक्सपीरियंस हम लोगों ने देख लिए थे, याद करिए। और इसी के तहत तो हमारा देश चल रहा था। और यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे थे तो वहां पे हमने बाद में जाकर डिमांड करा कि हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जरूरत है। इसीलिए क्योंकि हमें 1919 का एक्ट पता है, 1909 का पता है, 1935 का पता है, 1946 का पता है। इसी के एक्ट के तहत तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था, ये भी अंग्रेजों का ही था। तो ये जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट था, ऐसा कहा जाता है कि इसके थ्रू ही हमें आजादी मिली। तो फिर बाद में हमने अपना संविधान बनाया। तो ये चीजें थी और इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था कि 1919 के अंदर, 1919 से लेकर 1909 के बीच में इस टाइम पे मिंटो मुंडो रिफॉर्म आया था, जिसमें कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होगी और इसमें 10 से 15% जो लोग होंगे उन्हें ही राइट्स मिलेगा। तो 1937 के अंदर भारत में पहली बार इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन होने के बाद ये डिसाइड करा गया था कि हाँ इलेक्शन होगा। इलेक्शन होने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई थी, उसमें वोट्स और ये सारे वोट्स हुए थे। लीग जो थी काफी जगह फेल हुई थी, सारा कुछ फिर हमने पढ़ा था कि कांग्रेस काफी हिस्सों में जीत गई थी, स्पेशली यूपी के हिस्सों में। इसलिए उन्होंने उनके साथ गठबंधन नहीं बनाया क्योंकि मुस्लिम जो थे वो लैंड ओनर्स की मान रहे थे और जो कांग्रेस थे वो लैंड ओनर्स की नहीं मान रहे थे। तो वगैरह चीजें, लेकिन इसके बारे में हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मेन बात ये थी कि शुरुआती समय में जितने भी हमारे पास सिटीजन्स थे, लोगों के मन में क्वेश्चंस क्या क्या आते, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल सिटीजन टू बी डिफाइंड। मेन बात ये था कि हमें इंडिविजुअल, हर एक नागरिक के अधिकार के बारे में डिफाइन करना था सरकार को कि किसका क्या अधिकार हो सकता है। दूसरा, व्हाट वर द ऑप्रेस्ड ग्रुप, जो बेचारे जो दबे कुचले ग्रुप के लोग होते हैं, हम चाह रहे थे कि वो लोग भी कुछ ना कुछ करे या उनके लिए भी सरकार, जो वंचित ग्रुप है उनके लिए भी सरकार क्या करेगी, स्पेशल राइट्स देगी या नहीं देगी, ऐसे लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहे थे। दूसरा, माइनॉरिटीज ग्रुप के बारे में क्या होगा वो भी समझना जरूरी था, बिकॉज हिंदू और मुस्लिम्स इनके बीच में झगड़ा चल रहा था। ऑफ कोर्स ड्यूरिंग पार्टीशन चल ही रहा था, बट हमें ये भी तो जानना है कि हिंदू और मुस्लिम के अलावा सिख है, जैन है, पारसी है, बुद्धिस्ट है, मंक्स है, बहुत सारे लोग हैं। इनके बारे में सरकार, माइनॉरिटीज के लिए लोग क्या करेंगे, तो उनके बारे में हमें सोचना जरूरत है। तो मेन बात ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय अधिकारों को डिफाइन करा गया था और हमारे चाचा नेहरू जी ने बोला था कि जवाहरलाल नेहरू आल्सो फेल्ट दैट द सम एंड अर्ज द मेंबर टू वर्क द विल ऑफ द पीपल। क्योंकि हमें जनता के लिए चुना गया है, तो इसलिए हमें जनता के हक के बारे में सोचने की जरूरत है। हमें जो जनता की इच्छा है, जनता की जो विल है, उसके लिए काम करने की जरूरत है हमें। सो दैट इज वाई हमें ये जानने की जरूरत है कि किस तरीके से हम उसके ऊपर काम करें। नेहरू जी बस ये कहना चाहते थे कि हमें जनता की इच्छाओं पे काम करना चाहिए, चाहे वंचित वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे जिनकी संख्या कम हो, उनकी माइनॉरिटी, उनके लिए हक की बात करनी चाहिए। तो नेहरू जी यही कहने की कोशिश कर रहे थे। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रहा था तो ऑफकोर्स बहुत सारी डिबेट चल रही थी। सबसे ज्यादा डिबेट चली थी फॉर द सेपरेट इलेक्शन इलेक्टोरल, क्योंकि अगर आपको पता हो, हमने वीडियो के पहले पार्ट में पढ़ा था कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा 1909 के अंदर और 1919 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरल की बात हुई थी, जिसमें लखनऊ जब समझौता हुआ था, लखनऊ एग्रीमेंट जब हुआ था, तो दिसंबर 1916 के अंदर मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने इस बात को मान लिया था कि यहाँ पृथक निर्वाचन आयोग होना जरूरी है। पृथक निर्वाचन आयोग का मतलब होता है सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम बोल लीजिए, पॉलिटिक्स बोल लीजिए। सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ कि सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर कुछ ऐसा था कि हिंदुओं को सिर्फ हिंदू वोट करेंगे और मुसलमानों को मुसलमान वोट करेंगे। इस तरीके से इस चीज की डिमांड अंग्रेजों ने मान ली थी। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, यानी कि मैं कह सकता हूं 29 अगस्त 1947 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस टाइम पीरियड के अंदर जनता ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि भाई अब क्या होगा।
अब क्या होगा, जो बेचारे माइनॉरिटीज ग्रुप के लोग हैं वो किसको वोट करेंगे, क्योंकि वो तो हिंदू भी है, वो मुस्लिम भी है। माइनॉरिटीज ग्रुप के लोगों के साथ लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं, खाना पसंद नहीं करते हैं। समाज में कुछ ऐसे वंचित ट्राइबल्स वर्ग है जिनके साथ लोग बात करना पसंद नहीं करते, तो वो किसको वोट करेंगे। तो ये सबसे बड़ा हीट डिबेट रहा कि समाज में अगर जो माइनॉरिटीज ग्रुप है उनके लिए सरकार किस तरीके से काम करेगी, उनके अधिकारों की मांग के ऊपर बातचीत चल रही थी। तो इसीलिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम 1949 के मोस्ट ऑफ द मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो एग्री ये थे कि सेपरेट इलेक्टोरल जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से माइनॉरिटीज ग्रुप के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि अगर हम सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स रखेंगे तो अंग्रेजों ने हमारे बीच में तो शासन डाल दिया, फूट डाल दी और फूट डाल के हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में तो ये है ना कि हम अपने माइनॉरिटीज लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को क्या करेंगे, उनके बारे में सोचना जरूरी है। इसलिए 1949 में लोगों ने कहा था, 1949 में लोगों ने ये कहा था कि हाँ इस टाइम पीरियड के अंदर कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना होगा कि जो बेचारे माइनॉरिटीज ग्रुप के उनके लिए क्या काम करना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे आर.वी. धुलेकर बोलते हैं, धुलेकर विनय धुलेकर बोलते हैं, भाई बहुत जगह नाम आएगा इनका, इनके लिए आपको जानना जरूरी है। इन्होंने सिंपल सा ये बोल दिया कि उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक को लंबे समय तक हमने क्या कहते हैं काफी हाशिए पे छोड़ दिया है, उन्हें मुहाने पर छोड़ दिया है, वो मिसगाइड हो चुके हैं। अब उनका ये भी कहना था कि अंग्रेजों ने जो सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बनाई थी हमारे लिए, वो जानबूझ के हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ भटकाने के लिए बनाई थी, अदरवाइज वो नहीं बनाते। लेकिन अब वही है कि उन लोगों ने बना दिया है, उन लोगों ने बना दिया हमारे लिए, और आज तक हम उसका क्या कहते हैं मिसयूज हो रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। तो इसलिए अभी हमें इसे फॉलो नहीं करना चाहिए। इवन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका ये कहना था कि सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स रहेगा तो देश में रक्तपात हुआ, विभाजन हुआ, देश दुखद से विभाजन हुआ, ये सारे सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ही कारण था। इसलिए हमें इसे पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। गोविंद वल्लभ पंत, इनका भी यही कहना था कि ये जो है सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वो बिल्कुल गलत है, माइनॉरिटीज के बिल्कुल खिलाफ है। इसीलिए वो पूरी तरीके से जो बहादुर थे, उनके बहादुर इन द सेंस जो व्यक्ति थे जिन्होंने आर्ग्यू करा था कि सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, ये उनके साथ थे। इनका कहना था कि हाँ मैं भी इस चीज के फेवर में हूँ। इसलिए अगर आपको पता हो तो आज आप लोग वोट डालते हो तो सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग आप वोट नहीं डालते। क्यों नहीं डालते हो भाई? आप किसी को भी चुन सकते हो वोट में, ऐसा नहीं कि आप अपनी जाति के लोगों को ही वोट डालोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना, ये नहीं होता है। तो ऑफ कोर्स इसीलिए हमने कहा कि हमें कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज ग्रुप के लोग हैं उनके अधिकार के बारे में सोचने की जरूरत है। इसके लिए एस.जी. रंगा जी ने ये कहा कि हमें कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज ग्रुप के लोग हैं उनको इकोनॉमिक टर्म्स के अकॉर्डिंग देखते हुए, यानी कि आर्थिक दृष्टि से देखते हुए हमें ये करना चाहिए कि अल्पसंख्यक लोगों के लिए हमें कहीं ना कहीं सेपरेट चीजें रखनी जरूरी है। क्योंकि समाज में यही वो वर्ग है जिनके साथ लोग बात करना पसंद नहीं करते, जिनके साथ लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं। मिस्टर जयपाल सिंह ने इवन ये भी कहा कि जो लेजिस्लेचर होती है, जो विधानसभाएं होती हैं, उनमें ट्राइबल्स पीपल के लिए सेपरेट राइट्स होने जरूरी है, स्पेशल राइट्स या उनके प्रोटेक्शन की बात होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब इलेक्शन जब हो रहा है तो जो ट्राइबल्स ग्रुप है उनको स्पेशल रिजर्वेशन मिलना जरूरी है। मिस्टर जयपाल सिंह का कहना ये था। तो इस हिसाब से फाइनली काफी लंबा डिबेट चला। डिबेट चलने के बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी यही कहा कि जो शेड्यूल्ड क्लास कास्ट है उसके लिए भी हमें कोई ना कोई सेपरेट अधिकार की बात करनी चाहिए। माइनॉरिटीज ग्रुप के लोग, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तो ऑफकोर्स आपको पता है कि बुरी तरीके से वो उनके साथ थे, लेकिन महात्मा गांधी जी का ये कहना था कि अगर आप ऐसे माइनॉरिटीज ग्रुप के लोगों को अलग से वोट कर दोगे, अलग से कुछ वो कर दोगे, तो कहीं ना कहीं फिर ये तबका बिल्कुल अलग ही हो जाएगा। इसीलिए शेड्यूल क्लास के लोगों के लिए फिर फाइनली काफी लंबी डिबेट चली और ये कहा गया कि ऐसे लोग जो भारत में जिनकी संख्या कम है तो उनके लिए सीटों की आरक्षण का बात होगा। भारत में दबे कुचले वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण की मांग करी गई। तो फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पूरी तरीके से अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर देंगे। आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 17 हमने अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया। हमने हिंदू टेम्पल्स के अंदर जो लोग ऐसे लोगों को परमिशन नहीं देते थे, निचली जातियों को परमिशन नहीं देते थे, हमने का टेंपल एंट्री मूवमेंट चलाया। स्पेशली भीमराव अंबेडकर ने 1927 में टेंपल एंट्री मूवमेंट चलाया, जिसमें कहा गया कि इन लोगों को भी अधिकार होगा मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, गिरजाघरों के अंदर या चर्च के अंदर कहीं पे भी लोग जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इवन हमने कहा कि सभी ऑल कास्ट जो जिनकी जनसंख्या कम है उनको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और साथ में रिजर्व्ड जो होता है वो भी हम करेंगे। तो ये सारी चीजें फिर फाइनली करी गई और ये आज भी चल रही हैं। अब बात करते हैं राज्यों की शक्ति के बारे में। अब हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी वो बहुत कंफ्यूजन में थी कि स्टेट की और सेंट्रल की क्या क्या पावर होनी चाहिए। स्टेट और सेंट्रल की पावर क्या होनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल जो है मजबूत है, वो आपको पता है 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि स्टेट और सेंट्रल का डिस्प्यूट हमेशा रहता है। तो स्टेट और सेंट्रल के डिस्प्यूट के लिए, क्योंकि भारत इतना बड़ा है, डाइवर्सिटी वाला देश है हमारा भारत, तो इसके लिए सोचना बहुत मुश्किल था कि क्या किया जाए। इसके लिए हमने क्या करा, हमने डिवीजन ऑफ पावर बना दिया। हमने द पावर ऑफ द डिवीजन, सत्ता का केंद्र और राज्य के बीच में अनुसूची जो है 7th शेड्यूल के अंदर इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से बताया हुआ है। हमने 3 सूचियां बनाई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्क्रीट लिस्ट। चौथी एक और लिस्ट है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। हमने 3 लिस्ट मेन बनाई। मेन ये बनाई कि इसमें जो होगा सब्जेक्ट 79 का
97 काम सॉरी, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल के अंडर में होंगे, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, सर्जिकल स्ट्राइक करना, नोटबंदी कर देना, ये सारा यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। इसको हम संघीय सूची बोलते हैं। स्टेट लिस्ट में 66 काम आ रहे हैं। इसमें एग्रीकल्चर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, लैंड सर्विस, ये सिर्फ स्टेट का ही काम होगा, सिर्फ स्टेट कर सकती है। उसके बाद आता है कॉन्करेंट लिस्ट में 47 काम होंगे, जिसमें दोनों मिलकर काम करेंगे, स्टेट और सेंट्रल, जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची में बहुत सारे काम आते हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज एंड डिवोर्स, ये सारे काम सेंट्रल और स्टेट को दोनों को मिलकर करने पड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम है। इन फ्यूचर जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो जब आप एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑफिसर बनेंगे, तो आपको इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा। एक चौथी एक और लिस्ट है, जैसे हम रेशिट मतलब अपशिष्ट शक्तियां बोलते हैं, ठीक है ना, अपशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इनकेस मान लो कोई साइबर क्राइम हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, कोई बहुत बड़ा अटैक हो गया, कुछ ऐसा काम जो तीनों ही चीजों में मेंशन नहीं है, तीनों ही कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इन तीनों में मेंशन नहीं है, तो वो जो काम होगा वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ किसके अंडर में आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अंडर में आएगा, सॉरी सेंट्रल के अंडर में आएगा, यानी कि मोदी सरकार जो चल रही है उसके अंडर में आएगा। अब हमने फेडरलिज्म स्ट्रक्चर इसलिए अपनाया क्योंकि भारत है तो साइज में बहुत बड़ा है, दूसरा यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल है, दैट इज हमने कहा कि हाँ ठीक है, ये जो शक्तियां हैं इसका बंटना जरूरी है। इन फ्यूचर कहीं किसी की लड़ाई होने लग जाए, कोई किसी की डिबेट होने लग जाए, कोई किसी के अधिकार क्षेत्र में आ जाए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाषा को लेके। कई महीनों तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर भाषा को लेकर डिबेट होती रही। फाइनली महात्मा गांधी जी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हमारी जो भाषा होगी ना वो हिंदुस्तानी भाषा होगी। हिंदुस्तानी भाषा का मतलब ये होता है ऐसी भाषा जो हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करे, उर्दू को मिक्स करे, क्योंकि वो उनका कहना ये था कि हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इजीली लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो हमने कहा। लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना था कि अगर आप हिंदुस्तानी भाषा अगर रखते हैं तो इवन यहाँ पे बहुत से लोगों को तकलीफ होगी। यहाँ पे आर.वी. धुलवेकर ने बोला कि भाई हिंदी जो है वो हमारी एक भाषा होनी चाहिए, पूरे भारत में यही भाषा चलनी चाहिए। लेकिन साउथ के लोग इससे खफा थे। अल्लू अर्जुन वो कह रहे थे कि भाई ये रहते कि हमें तो हिंदी आती नहीं ना, तो आप हमारे ऊपर जबरदस्ती क्यों थोप रहे। तो साउथ को लोगों को हिंदी को लेकर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, उन्हें इंग्लिश अच्छी आती है, हिंदी बहुत कम आती है। तो साउथ के लोगों का ये मतलब था कि अगर आप हिंदुस्तानी भाषा को अगर आप रखेंगे तो फिर साउथ को लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी हमें भाषा वो नहीं आती है। तो इस हिसाब से आर.वी. धुलवेकर बोलते हैं कि भाई हिंदी जो है वो उन्होंने कहा कि नेशनल लैंग्वेज बननी चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बननी चाहिए। तो इस हिसाब से आज की डेट में भारत के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल होती है और नेशनल लैंग्वेज के रूप में भी इस्तेमाल होती है। काफी लंबे समय तक सारे फॉर्म, सारी वैकेंसियां जो थी वो नेशनल लेवल पे देखी जाए तो इंग्लिश में होती थी, लेकिन हमने हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज रखी है, राज्य भाषा रखी है, ना ही कि राष्ट्रीय भाषा रखी है। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके लोगों ने कहा कि शुरुआती समय में मिक्सर चलने दो, गुजराती बोलने वाला गुजराती बोलेगा, महाराष्ट्र में बोलने वाला मराठी बोलेगा, तेलंगाना में बोलने वाला तेलुगु बोलेगा, तो हर किसी की राज्य भाषा अलग अलग हो सकती है। एट प्रेजेंट टाइम दोनों ही भाषा का नेशनल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इसके ऊपर कि गर्मा गर्म बहस चली थी, तो लोगों ने यही कहा, हमारे बहुत बड़े साउथ के बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें कोई भी चीज जो है ना आपसी तालमेल से बना के रखना चाहिए, ना कि किसी को फोर्सफुली आप जबरदस्ती बोले कि नहीं आप इसी चीज को अपनाएं, वो गलत है। तो इसीलिए इसमें बोला गया देयर शुड बी म्यूचुअल एडजस्टमेंट। साउथ के लोगों को अगर हिंदी नहीं आती तो आप जबरदस्ती आप उनपे हिंदी थोप नहीं सकते हैं। साउथ के अंदर हिंदी को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट चलते हैं, चल भी रहे थे। ईवी रामास्वामी नेकप पेरियार के द्वारा हिंदी को लेकर बहुत प्रोटेस्ट चला था। उन्होंने सारी चीजें क्या कहते हैं कन्नड़ में, तेलुगु में, इसमें जानबूझ के लिखवाई। और आज के डेट में भी वहाँ पे हिंदी को इस्तेमाल नहीं होती, हिंदी लोग बोलते ही नहीं है। वो लोग फिल्में देख लो आप, कोई सी भी हो तो डबिंग होके बनती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि साउथ में ऐसा एडजस्टमेंट हुआ है। कुछ लोग आज की जनरेशन में हिंदी बोल रहे हैं और मोस्टली लोग हिंदी ही बोल रहे हैं, लेकिन सबकी एक राज्य भाषा है, सबकी बोलियों में थोड़ा बहुत फर्क हमें देखने को मिलता है। बट इसीलिए ग्लोबली लैंग्वेज इंग्लिश है जो वर्ल्ड वाइडली सभी पूरे कॉन्टिनेंट में यूज होती है, इसीलिए इंग्लिश को भी प्रेफर साउथ के लोग करते हैं। सो ये हमने पढ़ लिया पूरा, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर था। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। विश यू हैप्पी रिपब्लिक डे। बाद में बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं अब जल्द ही सोशियोलॉजी और फाइन आर्ट के सब्जेक्ट्स में। हमने काफी सारी चीजें खत्म कर दी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हिंदी और इंग्लिश को लेकर तकलीफ मत लीजिएगा, दोनों ही बड़ी प्यारी भाषा है। और अच्छी बात है कि भारत एक डाइवर्सिटी कंट्री है जिसमें हम हर किसी चीजों का जायका ले पाते हैं, जो सिर्फ हमारे भारत देश में मिलती है, कहीं और नहीं मिलती है। तो उसका आनंद ले, मजे से और एंजॉय करें। सो दिस इज इट। मिलते हैं अगले पार्ट में जल्दी।